ओके, तो हम लोग सब स्टेशंस के मेजर इक्विपमेंट्स को देख रहे थे और मेजर इक्विपमेंट्स में सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर्स को स्टडी करना शुरू किया था। ठीक है, ट्रांसफार्मर्स को हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे, जो ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर जो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हमने देखा था कि ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर का ट्रांसफार्मर बाकी ट्रांसफार्मर से अलग होता है और स्पेशली डिजाइंड होता है। ठीक है, स्पेशली डिजाइंड क्यों होता है, किस मायने में होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने देखा कि स्पेशली डिजाइंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ओवरलोड झेलने की कैपेसिटी होती है, सीवियर कंडीशंस को झेलने की कैपेसिटी होती है, ट्रांजिएंट कंडीशन को झेलने की कैपेसिटी होती है। आवाज आ रही है मेरी, क्लियर आवाज आ रही है? एनीवन रिप्लाई? ओके, ठीक है। तो यहाँ स्पेशली डिजाइंड इसको इसलिए बोलते हैं, ट्रैक्शन सबस्टेशन के अंदर के ट्रांसफार्मर को हम लोग स्पेशली डिजाइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाकी ट्रांसफार्मर जो हम लोग पावर सिस्टम में यूज करते हैं ना, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर, उन सारी चीजों से ये अलग होता है। अलग इसलिए होता है क्योंकि इसको हम लोग इस तरह से जानबूझ के डिजाइन करते हैं, सबसे पहले ये ट्रांजिएंट कंडीशन को झेल सके। पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि अचानक से कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक से ज्यादा ट्रेन्स आ सकती हैं, एक से ज्यादा लोकोमोटिव्स के आने से होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा ड्रॉ होने लगी, अचानक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिमांड में बहुत ज्यादा राइज हो गया, लोड बढ़ा, मैकेनिकल लोड बढ़ा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिमांड में बहुत ज्यादा राइज हो गया। और जाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिमांड में राइज होगा तो करंट की रेटिंग बढ़ जाएगी, लोड करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांजिएंट कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से अभी कोई सेक्शन जिसमें बहुत सारी ट्रेनें थी, अब कोई भी ट्रेन नहीं है, एक एक करके सारी ट्रेनें वहां से चली गई, तो ये कंडीशन भी है जहां फुल लोड से जीरो लोड पे यानी फुल लोड से नो लोड पे भी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो ट्रांजिएंट कंडीशंस को झेलने की कैपेबिलिटी रहती है इस ट्रांसफार्मर में, इसको हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं। सीवियर कंडीशन को भी झेलने की कैपेबिलिटी रहती है, क्योंकि हमने देखा पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि जैसे ही आपका जो लोकोमोटिव है ना, अगर वो पेंटोग्राफ को गिराए बिना या पेंटोग्राफ का अंदर से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को कट किए बिना आपके मेन सेक्शन से न्यूट्रल सेक्शन में शिफ्ट करे या न्यूट्रल सेक्शन से मेन सेक्शन में शिफ्ट करे, वहां हमेशा स्पार्किंग होगी, क्योंकि अचानक से 25,000 वोल्ट आपके मेन सेक्शन में आ रहा है और अचानक से 0 वोल्ट आपके न्यूट्रल सेक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा वोल्टेज का ग्रेडियंट है 25 केवी से 0 केवी का, ठीक है, या 0 वोल्ट का। तो 25,000 वोल्ट से 0 वोल्ट तक का एक बहुत बड़ा वोल्टेज ग्रेडियंट है। या फिर न्यूट्रल सेक्शन से वो लोकोमोटिव आपके मेन सेक्शन में जा रहा हो तो वहां भी 0 वोल्ट से 25 केवी यानी 25,000 वोल्ट का एक वोल्टेज ग्रेडियंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके पैंटोग्राफ से होते हुए आसपास के एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और चार्ज एयर को आयोनाइज करता हुआ, एयर के थ्रू होता हुआ जंप करके चार्ज मूव कर जाता है और इसकी वजह से बहुत तेज स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग का मतलब होता है बहुत राइज, बहुत अचानक से राइज ऑफ हेवी करंट जो एयर के थ्रू होके जा रहा है, एयर को आयोनाइज करता हुआ जा रहा है और अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है एयर में। स्पार्किंग की वजह से एक्सेसिव हीटिंग भी होती है। तो स्पार्किंग का मतलब है बहुत एक्सेसिव करंट अचानक से एयर को आयोनाइज करता हुआ फ्लो करने लगे। तो ये सब बहुत सीवियर कंडीशंस है और हम लोग ट्रांसफार्मर को ऐसा डिजाइन करते हैं कि ट्रैक्शन सबस्टेशन का ट्रांसफार्मर जो है, जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है, वो इन सब सीवियर कंडीशंस को बहुत आसानी से झेल सके। तो ये हमने इसमें देखा कि ट्रांसफार्मर स्पेशल क्यों है, तो इसकी स्पेशलिटीज को हमने कुछ पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया कि कौन-कौन से इसकी स्पेशलिटीज है। तो हमने देखा यहाँ पे कि इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ विथस्टैंडिंग सीवियर ऑपरेटिंग कंडीशन। इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये सीवियर ऑपरेटिंग कंडीशंस को झेल पाए, अचानक से होने वाले स्पार्किंग करंट के वजह से करंट के राइज को झेल पाए। ट्रांजिएंट कंडीशन यानी अचानक से कोई सेक्शन ओवरलोड हो गया, बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ होने लगा, अचानक से कोई सेक्शन नो लोड पे आ गया, अब ऑलमोस्ट जीरो करंट ड्रॉ होने लगा, तो इन कंडीशंस को झेल सके ये ट्रांसफार्मर ऐसा डिजाइन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिक्वायर्ड टू हैव हाई शॉर्ट टाइम पीक कैपेसिटी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन है, मान लो स्टेशन का एरिया है, ठीक है, स्टेशन पे बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे पटना जंक्शन का एग्जांपल ले लो तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 तक हमारे पास है, प्लेटफॉर्म नंबर 10, और हर प्लेटफॉर्म पे कम से कम हर प्लेटफॉर्म पे 2 से 3 रेलवे ट्रैक्स है, हर प्लेटफॉर्म के हर साइड में, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है,
तो प्लेटफॉर्म के हर साइड में 2 से 3 ट्रैक हमारे पास अवेलेबल है। दो से तीन ट्रैक हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह से एक ट्रैक, इस साइड में एक ट्रैक, बल्कि एक से ज्यादा ही रहता है, इस साइड एक और ट्रैक। तो है क्या कि मान लो अपने पटना जंक्शन पे बहुत सारे ट्रेन को आने देना है, कुछ इस छोर से गया लाइन से, कुछ आरा लाइन से, और कुछ इस तरफ बंगाल को जाने वाला। अब इससे मल्टीपल ट्रेन्स को हम आने दे रहे हैं, मल्टीपल ट्रेन्स को हम आने दे रहे हैं। नतीजा होगा कि इधर जो सप्लाई है ना, इधर जो सप्लाई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई, वो क्या होगा, अचानक से वहां पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और नतीजा होता है कि लोड बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी मैकेनिकल लोड बढ़ता है। तो आपको पता है कि इस मैकेनिकल लोड को हम फुलफिल कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लोड से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मोटरिंग एक्शन हो रहा है, हर एक लोकोमोटिव के अंदर मोटरिंग एक्शन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल लोड अगर बढ़ेगा तो जाहिर है इसको फुलफिल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल पावर से। तो नतीजा होगा, आपको पता है कि पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीपल होता है। वोल्टेज तो एक बार जो आप सप्लाई दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स होगा, उसमें चेंजेस आता है लेकिन बहुत कम चेंजेस आता है। मान लेते हैं कि अगर वोल्टेज फिक्स है तो जाहिर है लोड बढ़ रहा है तो करंट को इंक्रीज करना होगा। यानी अचानक से अगर बहुत कम लोकोमोटिव आपके सेक्शन में और अचानक से 3 से 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर बहुत सारे लोकोमोटिव आ गए, तो अचानक से करंट का बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा। करंट का बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ, आपके उस ट्रैक्शन सिस्टम को नो लोड से तुरंत फुल लोड पे ले जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट से जब सेक्शन में कोई ट्रेन नहीं था, मान लो इस पूरे सेक्शन में 4-5 मिनट पहले कोई ट्रेन नहीं था और इस बीते 4-5 मिनट के अंदर बहुत सारे ट्रेन आ गई, तो होगा क्या कि ऑलमोस्ट जीरो करंट कंडीशन से मैक्सिमम करंट कंडीशन पे आपको पहुंचना होगा। यानी बहुत जल्दी पीक वैल्यू पे आपको पहुंचना होगा, आपको नीचे से सीधे पीक वैल्यू पे पहुंचना होगा। तो पीक वैल्यू तक पहुंचने के लिए टाइम जितना कम लगे, आपका सिस्टम उतना ही बेहतर होगा। आपके सिस्टम में नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन में पहुंचने में जितना कम टाइम लगे, आपका सिस्टम उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ी, बहुत कम शॉर्ट टाइम में डिमांड बढ़ा, और शॉर्ट टाइम में जो डिमांड बढ़ा उसको तुरंत फुलफिल कर लिया गया, तो जाहिर है कंडीशन आइडियल होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि इसका जो पीक टाइम है ना, पीक टाइम यानी करंट का अगर पीक टाइम लेके चले तो करंट नो लोड वैल्यू से यानी नेग्लिजिबल वैल्यू से अचानक करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए, और उसमें लगने वाला टाइम अगर बहुत कम हो तो सिस्टम हमेशा बेहतर होगा। तो इस ट्रांसफार्मर को हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि इसका शॉर्ट टाइम पीक कैपेसिटी होता है, बहुत कम टाइम में ये अपने पीक वैल्यू पर पहुंच जाता है, बहुत कम टाइम में ये अपने पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, अगले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, तो इसमें क्या है, वाइंडिंग्स यूज्ड है क्लास ए इंसुलेशन। ठीक है, आप लोगों का एक पेपर हुआ करता था पहले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, 3rd सेम में पढ़ाया जाता था, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, 3rd सेम में आप लोगों को पहले पढ़ाया जाता था ईसीएम, एक पेपर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। पता नहीं क्या सोच के इस पेपर को हटा दिया गया, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो इंसुलेशन है ना, इंसुलेशन के टाइप के बारे में उसमें आपको बताया जाता कि इंसुलेशन को कुछ कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंसुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग ऑफ इंसुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ इंसुलेशन। वहां हम लोग क्लास ए इंसुलेशन, क्लास बी इंसुलेशन, क्लास सी इंसुलेशन, ये सब में हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्लास ए इंसुलेशन यानी बहुत हायर इंसुलेशन कैपेसिटी हम लोग यूज करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर की जो वाइंडिंग है ना, उसको चूंकि बहुत हाई करंट उस वाइंडिंग से होके बहुत हाई करंट गुजरता है, बहुत हाई करंट गुजरेगा तो बहुत हाई हीटिंग होगी, दूसरा वोल्टेज भी बहुत हाई है। आपका वाइंडिंग जिस पे वर्क कर रहा है, आपका वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर का जो वाइंडिंग है उसको किस वोल्टेज को झेलने के लिए बनाना होगा, तो जाहिर हम लोग कर क्या रहे हैं, लगभग 132 केवी को स्टेप डाउन करके 25 केवी पे ला रहे हैं।
यानी 1,32,000 वोल्ट प्राइमरी साइड और 25,000 वोल्ट सेकेंडरी साइड हम लोग स्टेप डाउन मैकेनिज्म में वर्क कर रहे हैं। तो इसी वजह से होता क्या है कि इतना हाई वोल्टेजेस और लोड बढ़ने की वजह से हाई करंट भी, आपकी वाइंडिंग का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, आपके इंसुलेशन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि इतना हाई वोल्टेज और लोड बढ़ने की वजह से बहुत हाई करंट, हमने देखा कि 600 एम्पियर, 700 एम्पियर, 800 एम्पियर तक की भी करंट रेटिंग होती है आपके ट्रैक्शन सिस्टम में। तो इतने हाई करंट को झेलने लायक इंसुलेशन होना चाहिए और इतने हाई वोल्टेज और हाई करंट को झेलने लायक इंसुलेशन जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो क्लास ए इंसुलेशन की कैटेगरी में आता है। क्योंकि करंट अगर बहुत ज्यादा है, लोड बढ़ेगा तो करंट बहुत ज्यादा होगा और हमें पता है करंट बहुत ज्यादा होगा तो I2R हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, आपका इंसुलेशन हो सकता है मेल्ट कर जाए, आपका इंसुलेशन हो सकता है बर्न कर जाए। तो हमें हाई करंट के हिसाब से अपने इंसुलेशन रेटिंग को, हाई वोल्टेज से क्या होता है, हाई करंट के हिसाब से हीटिंग इफेक्ट है और हाई वोल्टेज के हिसाब से इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस डेवलप होता है। उस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस से भी आपकी वाइंडिंग रप्चर हो सकती है, डैमेज हो सकती है, उससे भी हमें बचाना होता है। तो इन सब की वजह से सबसे सुपीरियर क्लास इंसुलेशन, क्लास ए इंसुलेशन हम लोग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में यूज करते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब वाइंडिंग्स क्या है, तो वाइंडिंग्स आर स्पेशली रेनफोर्स्ड टू विथस्टैंड stresses of frequent short circuited on 25 kV OHE। ठीक है, अब क्या है, फ्रीक्वेंट शॉर्ट सर्किटेड भी होगा। फ्रीक्वेंट शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, अचानक से आपका लोकोमोटिव 25,000 वोल्ट से सीधे 0 वोल्ट के सेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से क्या होगा, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उस सर्किट के अंदर, बहुत अचानक से क्या हो रहा है, 25,000 वोल्ट से 0 वोल्ट पे चला जा रहा है। तो एक तरह से थोड़ी देर के लिए, विद इन अ फ्यू सेकंड्स के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए एक सीवियर शॉर्ट सर्किट का कंडीशन क्रिएट हो जाता है हर बार। तो उस सीवियर शॉर्ट सर्किट के कंडीशन को, उसके स्ट्रेस को झेलने लायक हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 25 kV OHE के हिसाब से हम लोग इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हम लोग लेके चलते हैं। अब क्या है, एक और इसमें है क्या, फॉलोइंग इज द स्पेशलिटी ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, दे कैन टेक ओवरलोड्स ऑफ। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो हमारा ट्रांसफार्मर डिजाइन है, यहाँ जो हमारा ट्रांसफार्मर डिजाइन है वो लगातार ओवरलोड भी होता रहेगा। तो अब दूसरी क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज और हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लगातार आपका ट्रैक्शन सिस्टम जो है ना, आपका सेक्शन जो है वो ओवरलोड हो सकता है। हमेशा हमें पॉसिबिलिटी लेके चलना रहता है कि आपका ट्रैक्शन सिस्टम बिल्कुल और बिल्कुल ओवरलोड हो सकता है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि अचानक से क्या हो रहा है, यहाँ पे अचानक से क्या हो रहा है कि आपका जो भी आपका OHE है, तो है क्या कि बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स हमने डिजाइन किया है, बहुत सारा ट्रैक है और हर ट्रैक के दोनों साइड, हर प्लेटफॉर्म के दोनों साइड मल्टीपल ट्रैक्स हैं और हर एक ट्रैक के ऊपर इस तरह से आपका OHE है। ठीक है, जाहिर है बहुत सारा ट्रैक है, हर प्लेटफॉर्म के दोनों साइड दो दो ट्रैक करके, अगर पटना जंक्शन जैसे स्टेशन का एग्जांपल भी लिया जाए तो 10 प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। 10 प्लेटफॉर्म्स पे अगर सब पे एक साथ ट्रेन आ जाए, और हमेशा ऐसा हुआ करता है, तो नतीजा होगा कि आपका जो सेक्शन है ना वो ओवरलोड हो गया। ठीक है, और अचानक से कभी-कभी नो लोड भी हो सकता है। तो हमेशा ट्रैक्शन सिस्टम में तैयार रहना पड़ता है ओवरलोड के लिए, और ये ओवरलोड कभी-कभी नहीं होता है। जैसे क्या होता है, हमारे घर में जो सिस्टम है, हमारे नॉर्मल पावर्स, हमारा जो नॉर्मल पावर सिस्टम है, यानी जो नॉर्मल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और वहां हमें बार-बार ओवरलोड नहीं झेलना पड़ता है। कभी-कभी ओवरलोड हुआ, कभी फॉल्ट हुआ, हर रोज थोड़ी किसी के यहाँ फॉल्ट होता है, या हर रोज थोड़ी हमें ओवरलोड झेलना पड़ता है, या हर रोज थोड़ी सबके यहाँ शॉर्ट सर्किट होता रहता है। ठीक है, आप सबने देखा होगा कि आपके घर में कभी फॉल्ट हुआ होगा तो हुआ होगा, बहुत दिन के बाद शायद कभी कोई फॉल्ट होता है, कई सालों के बाद शायद कभी कोई फॉल्ट होता है नॉर्मल सिस्टम में। क्योंकि नॉर्मल सिस्टम को हम ऐसा डिजाइन करके रखते हैं कि नॉर्मल सिस्टम आपका ओवरलोड जल्दी नहीं हो, नॉर्मल सिस्टम में जल्दी कोई फॉल्ट नहीं आए, नॉर्मल सिस्टम में जल्दी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का कंडीशन नहीं आए। लेकिन यहाँ क्या है, ट्रैक्शन सिस्टम में हमें मान के चलना पड़ता है कि हर कुछ ना कुछ टाइम के बाद ओवरलोड का सिचुएशन आएगा। हर कुछ ना कुछ टाइम के बाद, हो सकता है अभी 2 ही ट्रेन है, अचानक से हो सकता है 15 ट्रेनें हो, अचानक से हो सकता है ये 10 प्लेटफॉर्म का सारा ट्रैक फुल हो और कुछ और ट्रेन सेक्शन में आके आउटर सिग्नल पे खड़ी हो। ठीक है,
तो रेलवे में क्या होता है कि हमेशा हमें तैयार रहना पड़ता है कि जैसे पटना जंक्शन है तो पटना जंक्शन के सारे प्लेटफॉर्म पे हर एक ट्रैक पे कुछ ना कुछ ट्रेन लगी हो, और इधर से गया लाइन से भी, इधर से आरा लाइन से भी, इधर से वेस्ट बंगाल लाइन से भी कुछ ट्रेनें आउटर सिग्नल पे भी खड़ी हो, कुछ सिग्नल यार्ड में भी रिपेयर हो रही हो, कुछ ट्रेन्स यार्ड में भी रिपेयर हो रही हो, कुछ ट्रेन्स आउटर सिग्नल्स पे भी खड़ी हो। तो नतीजा होता है कि अचानक से सिस्टम ओवरलोड हो गया, और ये एक दिन की बात या एक समय की बात नहीं है, हर कुछ ना कुछ समय पे ओवरलोड वहां होता रहेगा, ये हमें मान के चलना होता है। इसीलिए उस सिस्टम को और उसके ट्रांसफार्मर को ओवरलोड के लिए, ओवरलोड को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, तो एक बड़ी खासियत हमें ये भी मिलेगी, इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। ठीक है, एक बड़ी खासियत हमें ये भी मिलेगी कि यहाँ इस ट्रांसफार्मर को हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इस ट्रांसफार्मर को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये जो है ना ओवरलोड ले सके, कितना कितना, तो ये लगभग 50% का ओवरलोड झेल सकता है 15 मिनट के लिए, ये याद रखना। ठीक है, 50% का ओवरलोड झेल सकता है 15 मिनट के लिए। यानी अगर पावर, अगर मान लो 10 मेगावाट पावर झेलने के लिए इसको हम लोग बनाए हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में तो खैर एमवीए में पावर होता है, इसलिए चलो इसको हटा ही देते हैं, आगे चल के बताएंगे कि किलोवाट में क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि आपका वोल्टेज इनटू करंट cos फाई आपका पावर होता है, यानी वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर आपका एक्चुअल पावर होता है, और उस पावर को हम लोग दिखाते हैं, उस पावर को हम लोग दिखाते हैं किलोवाट में। मींस किलोवाट का क्या मतलब है, अगर 1 किलोवाट आपको बोला जाए तो 1 किलोवाट का मतलब होता है आपका, किलो तो निकाल देते हैं, चलो 1000 इनटू 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पियर। ठीक है, और उसके बाद पावर फैक्टर अगर यूनिटी है, यानी cos फाई की वैल्यू अगर 1 है तो ये मिलके 1 किलोवाट होगा। यहाँ क्या है, पावर फैक्टर की वैल्यू अगर हम 1 लेके चले, ठीक है, तो ये क्या हो गया, केवीए cos फाई, केवीए cos फाई। ठीक है, अब होता क्या है कि पहले भी ट्रांसफार्मर के लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, जाहिर है ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जहां एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफर करते हैं एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक। यानी प्राइमरी साइड में हमने एनर्जी दिया तो उसको बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग सेकेंडरी साइड उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और साथ साथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देते हैं, जो वोल्टेज और करंट का मल्टीपल आपके प्राइमरी साइड है उससे अलग वोल्टेज और करंट का मल्टीपल आपको सेकेंडरी साइड मिल रहा है। यानी इस डिवाइस को हम पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो जाहिर है पावर को तो हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इस डिवाइस के अंदर जो एनर्जी जा रही है वो नेग्लिजिबल है, और इस डिवाइस के अंदर जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस की वजह से एब्सॉर्ब हो रही है। और लॉसेस इसके अंदर दो ही होता है, मैग्नेटिक लॉसेस यानी आयरन लॉसेस और रेजिस्टिव लॉसेस या ओहमिक लॉसेस यानी कॉपर लॉसेस। और वो दोनों लॉसेस जो है ना वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, पावर फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता है। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ ना उसका पावर फैक्टर से कोई मतलब नहीं होता है। इसी कारण से ट्रांसफार्मर के वाटेज को, ट्रांसफार्मर के पावर को किलोवाट में ना दिखा के हम केवीए में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इस ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि 50% तक का ओवरलोड ये 15 मिनट तक के लिए झेल सकता है। मींस अगर सपोज दैट आपका ट्रांसफार्मर 10 एमवीए के लिए डिजाइन है, 10 मेगावोल्ट एम्पियर्स के लिए अगर ये डिजाइन है, तो लोड बढ़ के अगर 15 मेगावोल्ट एम्पियर्स भी हो जाए ना, जाहिर है 10 का 50% कितना हुआ 5, तो 10 पहले से और उसका 50% और आ जाए लोड, यानी 10 प्लस 5 मिलके 15 हो जाए, तो ये 15 मेगावोल्ट एम्पियर्स तक भी झेल सकता है 15 मिनट्स के लिए। मींस इसको हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि 50% तक का ओवरलोड 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट के लिए झेल सकता है, और या फिर 100% का ओवरलोड 5 मिनट के लिए झेल सकता है। यानी अगर आपका ट्रांसफार्मर 10 मेगावोल्ट एम्पियर के लिए डिजाइन है तो ये 20 मेगावोल्ट एम्पियर्स तक भी झेल सकता है 5 मिनट तक। ठीक है,
ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं कि 5 मिनट तक ये 100% ओवरलोड भी झेल जाए, ठीक है। उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट इंस्टेंटेनियस, यानी अचानक से बढ़ने वाला लोड जो ट्रांजिएंट टाइम में है, जो 1 से 2 सेकंड का टाइम है, ठीक है। ट्रांजिएंट टाइम नॉर्मली हम लोग 1 सेकंड से कम के टाइम को ही ट्रांजिएंट टाइम लेके चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको पता है कि आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके बराबर है, यानी 3 into 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकंड। तो जाहिर है उस वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन के हिसाब से टाइम बहुत कम चलता है ट्रांजिएंट कंडीशन में, टाइम बहुत कम होता है ट्रांजिएंट कंडीशन में। तो जो 1 सेकंड से कम का टाइम है, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम है, उसको हम लोग ट्रांजिएंट कंडीशन बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस कंडीशन बोलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए, यानी 1 सेकंड से कम टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस कंडीशन में ये 120% तक लोड भी झेल सकता है, ठीक है। तो याद रखना 3 कंडीशन, इस ट्रांसफार्मर को हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ये 50% तक का ओवरलोड झेल सकता है, 5 मिनट के लिए ये 100% तक का ओवरलोड झेल सकता है, और इंस्टेंटेनियस यानी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ये 120% तक का ओवरलोड भी झेल सकता है। ये बहुत स्पेशल कैटेगरी होती है ट्रांसफार्मर की, और ये बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो इस ट्रांसफार्मर का स्पेशल फीचर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस ट्रांसफार्मर में करते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग इसके टैप चेंजिंग अरेंजमेंट में। तो आपको पहले बता चुके हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को लोड के फ्लक्चुएशंस, लोड में चेंजेस होने की वजह से हो रहे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को और लोड के चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए इस ट्रांसफार्मर में हम लोग टैपिंग्स करते हैं। टैपिंग्स का मतलब पिछले क्लासेस में आप लोगों को बता चुके हैं कि किस तरह एक साइड की वाइंडिंग्स के टैप को चेंज करके, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को बदल के, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को बदल के करंट और वोल्टेज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में है। अब इसमें टैप चेंजिंग अरेंजमेंट हम लोग कैसे रखते हैं ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में, उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं। इसमें क्या है, एज वोल्टेज इज रेगुलेटेड व्हेन द ट्रांसफार्मर इज इन नो लोड कंडीशन, ठीक है, सॉरी ऑन लोड कंडीशन बाय सप्लाइंग ऑथोरिटीज ऑफ ग्रिड नेटवर्क, नो लोड टैप चेंजर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो। आपके पास अगर सामने नोट्स लिखा हुआ है तो उसको भी देखिए। एज वोल्टेज इज रेगुलेटेड व्हेन ट्रांसफार्मर इज in on load condition by the supply authorities of grid network, on no load on grid network no on load tap changers are required। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन लोड टैप चेंजर्स और ऑफ लोड टैप चेंजर्स, दो तरह के टैप चेंजर्स होते हैं, इनको समझ लो पहले। ठीक है, एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर और एक होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। इसी ऑफ लोड टैप चेंजर को नो लोड टैप चेंजर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी ऑफ लोड टैप चेंजर को नो लोड टैप चेंजर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स को लोडेड कंडीशन में, यानी वर्किंग कंडीशन में अगर हम वेरी कराते हैं तो वो टैप चेंजर ऑन लोड टैप चेंजर होगा, ठीक है। अगर वर्किंग कंडीशन में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड तक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड तक, सारे सिस्टम्स आपके कनेक्टेड हैं, सारा सिस्टम वर्क कर रहा है, और उस बीच में ही चलते हुए कंडीशन में ही, ऑन कंडीशन में ही नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग वेरी कराएं, टैप चेंजिंग को हम लोग चेंज करें, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करा के वोल्टेज और करंट में बदलाव करें, तो वैसे टैप चेंजर्स को हम लोग ऑन लोड टैप चेंजर्स कहते हैं, ठीक है। और जाहिर है दूसरा वाला तो जहां सप्लाई को ऑफ कर दें, लोड को डिस्कनेक्ट कर दें, उसके बाद टैप को चेंज करें, वो ऑफ लोड टैप चेंजर या नो लोड टैप चेंजर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, देखो अब इस पॉइंट में वापस आ जाते हैं। इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि एज वोल्टेज इज रेगुलेटेड व्हेन ट्रांसफार्मर इज इन ऑन लोड कंडीशन, ठीक है, बाय द सप्लाई ऑथोरिटीज ऑफ ग्रिड नेटवर्क, नो ऑन लोड टैप चेंजर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो ऑन लोड कंडीशन में क्या होता है ना, सप्लाई अथॉरिटीज के यहाँ से जो पावर मिल रहा है हमें, जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से ले रहे हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से हम लोग पावर परचेज कर रहे हैं अपने ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, या इवन प्राइवेट सेक्टर से हम लोग पावर परचेज कर रहे हैं अपने ट्रैक्शन सब स्टेशन के लिए। तो हमारे लोड के वेरिएशन के हिसाब से ना सप्लाई अथॉरिटीज भी वेरिएशन करके उसको एडजस्ट करती रहती है, ठीक है। हमारे लोड में बदलाव के हिसाब से जो 132 केवी लाइन से सप्लाई अथॉरिटीज हमें इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सप्लाई अथॉरिटीज के वहां डिवाइसेस लगा रहता है, इक्विपमेंट्स लगा रहता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है, वो लोग उसके हिसाब से लोड के बदलने के हिसाब से अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई को बदलते रहते हैं, उसको एडजस्ट करते रहते हैं। इसलिए जरूरत नहीं होती है नो लोड टैप चेंजर्स की, ठीक है, इस ऑन लोड टैप चेंजर्स की जरूरत नहीं होती है जनरली ट्रैक्शन में, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी हमारे यहाँ जो लोड का फ्लक्चुएशन हो रहा है, देखो हमारे यहाँ लोड का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हमारे यहाँ पावर कैसे आ रहा है, हमारे यहाँ लोड का अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हमारे यहाँ पावर कैसे आ रहा है, तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर हमने अपने यहाँ लगाया है, इसमें क्या है, ये वाइंडिंग जो है, ये वाइंडिंग सप्लाई अथॉरिटीज से आ रही है जो 132 केवी के वोल्टेज रेटिंग पे है, और ये लाइन जो है हम लोग स्टेप डाउन करके सिंगल फेज करके इसको ले जा रहे हैं अपने यहाँ, जो कि 25 केवी पे है। तो हमारे यहाँ के बदलते लोड के करस्पॉन्डिंग, जाहिर है बदलेगा लोड तो करंट बदलेगा, ठीक है, करंट में बदलाव आएगा, करंट राइज हो सकता है या करंट डिक्रीज हो सकता है। इसके बदलाव के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं ना, वो जाहिर है उस बदलाव का असर ट्रांसफार्मर में क्या है, दोनों कॉइल्स एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड है, जाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, सेकेंडरी साइड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिमांड है उसको प्राइमरी साइड से देके ही हम फुलफिल कर रहे हैं, तो जाहिर है इधर का जो भी चेंजेस होगा उसका असर इस साइड पे पड़ेगा, जो भी उधर से डिमांड होगा उसको फुलफिल यहां से ही करना होगा। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आता है ना, उसको कुछ हद तक सप्लाई अथॉरिटीज मेंटेन करते रहते हैं अपने ऑटोमेटेड डिवाइसेस से, अपने फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के मैकेनिज्म से। तो इसके वजह से ऑन लोड टैप चेंजर्स की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर। क्लियर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं उसके बाद के कंडीशन में, ठीक है। पहले तो आपको बता दिया गया कि जनरली जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक एडजस्टमेंट सप्लाई अथॉरिटीज खुद कर लेते हैं आपके सप्लाई में। लेकिन अब यहां देखो, हाउएवर नो लोड टैप चेंजर्स आर प्रोवाइडेड ऑन प्राइमरी साइड at -10%, -5%, 0%, +10% of the rated voltage, ठीक है, समझ में आ रहा है? पहला लाइन एक बार फिर से बोल रहा है, पहला लाइन जो पहले हम लोग अभी डिस्कस किए उसको समझ लेना है कि लोड कंडीशन में जो भी वेरिएशंस आता है, लोड के बदलने के वजह से आपके वोल्टेज और करंट रेटिंग में जो वेरिएशंस आता है, उन वेरिएशंस को सप्लाई अथॉरिटीज अपने यहाँ से एडजस्ट करते रहते हैं। इसकी वजह से ऑन लोड टैप चेंजर, ऑन लोड कौन सा, यानी जो कनेक्ट रहने पर ही जिसमें बदलाव करते हैं, ठीक है, यानी सारा मटेरियल, सारा फिनोमिनन आपका वर्क कर रहा है तब जो बदलाव करते हैं, तो ऑन लोड टैप चेंजर की जरूरत इस वजह से नहीं पड़ती है जनरली। लेकिन होता क्या है कि नो लोड टैप चेंजर हम लोग जरूर देते हैं। नो लोड टैप चेंजर मतलब ऑफ लोड टैप चेंजर, ठीक है, कि कभी ऐसा कुछ जरूरत पड़ा कि लगातार आपका लोड बहुत बढ़ रहा है उस सेक्शन में, तो हम सब ऑफ करके एक बार एडजस्ट कर देंगे ऑफ लोड टैप चेंजर से, ठीक है। अगर आपको पता चल रहा है ना कि ये सेक्शन हम जिस रेटिंग पर डिजाइन किए ओवरलोड होता है, हमेशा ओवरलोड होता है, तो हम एक बार ऑफ करके उसकी वाइंडिंग को एडजस्ट कर देंगे 10% तक को झेलने के लिए, 10% तक के ओवरलोड को झेलने के लिए। तो ऑफ लोड टैप चेंजर यानी नो लोड टैप चेंजर जरूर दिया जाता है, ठीक है। और नो लोड टैप चेंजर ट्रांसफार्मर में जो दिया जाता है, ये आपका नो लोड टैप चेंजर है। वो किस तरह से हम लोग देते हैं और कहां देते हैं, तो हमेशा याद रखना प्राइमरी साइड में हम लोग देंगे, यानी जिधर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई अथॉरिटीज से पावर आ रहा है उस साइड हम लोग देते हैं, प्राइमरी साइड में हम लोग टैपिंग दे रहे हैं। और टैपिंग को हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है, टैपिंग को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि आपका जो रेटेड वोल्टेज है उसके -10% तक को झेल सके, -5% तक को झेल सके, 0% यानी वो तो चलो मीडियम आपका मेन कंडीशन हो गया,
और +10% तक के कंडीशन को झेल सके। यानी रेटेड वोल्टेज से +10% तक वोल्टेज ज्यादा चाहिए, वो भी हम लोग फुलफिल कर सके, और रेटेड वोल्टेज से -10% नीचे भी चाहिए, वो भी हम लोग फुलफिल कर सके। तो इसके लिए ऑफ लोड टैप चेंजर को डिजाइन किया जाता है। और हमेशा याद रखना है कि टैप चेंजर हम लोग दोनों ओर लगा सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि टैप चेंजर जो है ट्रांसफार्मर के टर्न्स को बदलने का जो अरेंजमेंट है, टैपिंग्स जो है, हम प्राइमरी साइड में भी टैपिंग कर सकते हैं और सेकेंडरी साइड में भी टैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ है क्या कि ट्रांसफार्मर में हमेशा हम लोग चाहे तो इधर भी टैप चेंजिंग कर सकते हैं, इधर भी टैप चेंजिंग कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। डिपेंड करता है कि हमारी क्या जरूरत है और कहां से क्या एडजस्टमेंट करना है, उसके हिसाब से प्राइमरी साइड पे भी टैप चेंजर रख सकते हैं, सेकेंडरी साइड में भी टैप चेंजर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर के केस में, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के केस में, ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसके केस में हमेशा याद रखना है कि यहाँ प्राइमरी साइड में हम लोग टैप चेंजिंग करते हैं, और वो भी ऑफ लोड टैप चेंजिंग। ठीक है, यानी यहाँ ऑफ लोड टैप चेंजर अवेलेबल है जो -10% ऑफ रेटेड वोल्टेज, -5% ऑफ रेटेड वोल्टेज, 0% और +10% ऑफ रेटेड वोल्टेज पे काम करने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, उस तरह से हम लोग टर्न्स को एडजस्ट कर सकते हैं टैपिंग की वजह से, और ये टैपिंग प्राइमरी साइड पे हम लोग रखते हैं, यानी जिधर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अथॉरिटीज से पावर सप्लाई आ रहा है उस साइड हम लोग टैपिंग रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कूलिंग का। तो ट्रांसफार्मर में आगे चल के आपको डिटेल से बताएंगे। ट्रांसफार्मर में बहुत तरह का कूलिंग अरेंजमेंट हम लोग रखते हैं। ठीक है, नेचुरल कूलिंग रखते हैं, ऑयल कूलिंग रखते हैं, वाटर कूलिंग रखते हैं, उसमें भी कई मैकेनिज्म है। इंड्यूस्ड फैन से कूलिंग कर रहे हैं कि नेचुरल सर्कुलेशन से कर रहे हैं, ऑयल नेचुरल से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत सारा टाइप होता है। यहाँ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का जो है ना टाइप, तो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को कूलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑयल कूलिंग से। ठीक है, और ऑयल कूलिंग से जाहिर है रेडिएटर्स बने रहते हैं आपके ट्रांसफार्मर के बाहर। आपको ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के क्लास में बता चुके हैं कि किस तरह से फिन्स और रेडिएटर्स बने रहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के क्लास में आपको स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में आपको बता चुके हैं कि आगे चल के हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, फिन्स बना देते हैं, रेडिएटर्स बना देते हैं, जहां पे क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से प्रॉपर कूलिंग होती है, क्योंकि एयर का कांटेक्ट आपके ट्रांसफार्मर के उन रेडिएटर्स के पार्ट से ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया हम लोग बढ़ाएंगे उतनी प्रॉपर कूलिंग होगी। तो ऑयल कूलिंग हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर में रेडिएटर्स के हेल्प से। रेडिएटर्स को मेंटेनेंस के लिए हम लोग रिमूव कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं। तो जरूरत पड़ने पर इन ट्रांसफार्मर की डिजाइन ऐसी रहती है कि जरूरत पड़ने पर मेंटेनेंस के लिए रेडिएटर्स को हम लोग रिमूव कर सके। ये ट्रांसफार्मर में जो हम लोग प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज करते हैं वो थर्मोस्टेट अलार्म रहता है। ठीक है, यानी हीट डिपेंडेंट अलार्म रहता है। थर्मोस्टेट का मतलब जो थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करे। ठीक है, तो थर्मोस्टेट होता है जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर हीटिंग होती है तो इंफॉर्मेशन मिल जाता है और अलार्म बज जाता है, पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर में जितना हीट होना चाहिए था उससे अगर ओवर हीटेड हो गया, उससे ज्यादा हीटेड हो गया, तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। हम लोग थर्मोस्टेट अलार्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ बकहोल्ड्स रिले, आगे चल के आपको बताएंगे, एक बकहोल्ड्स रिले होता है। ठीक है, वहां वाल्व देके रिले देके हम लोग वहां रखते हैं, सीवियर कंडीशन में वो रिले ऑपरेट होता है, तो उससे भी हम लोग प्रोटेक्शन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के क्लासेस में फिर डिटेल से आपको बकहोल्ड्स रिले भी बताएंगे। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में यहाँ दो चीजें यूज होती है, पहला थर्मोस्टेट अलार्म और दूसरा बकहोल्ड्स रिले। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि इसका परसेंटेज इंपेडेंस, और जाहिर है इंपेडेंस सबको पता है। ठीक है, एसी सर्किट के केस में रेजिस्टेंस और आपके रिएक्टेंस, उन दोनों के वजह से कैसे इंपेडेंस बनता है ये सबको पता है, पहले के क्लासेस में पढ़ा चुके हैं आपको कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं, किस तरह से इंपेडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। इंपेडेंस ट्रायंगल में क्या है, ये आपका R है, ये आपका X है, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो XL हो जाएगा, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो XC हो जाएगा, और फिर ये आपका बना Z। और पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि अगर ये एंगल फाई है तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि Z स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज योर हाइपोटेन्यूस
दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी से हम लोग निकाल लेते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से तो एक्स हो जाएगा, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से है तो एक्स ही हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग इंपीडेंस का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज इंपीडेंस इस ट्रांसफार्मर में हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि जो 8.5% से कम ना हो, यानी परसेंटेज इंपीडेंस इज नॉट लेस देन 8.5% फॉर 10 मेगावोल्ट एम्पियर्स कैपेसिटी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लेना है कि 10 एमवीए की कैपेसिटी का अगर हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो इसका परसेंटेज इंपीडेंस 8.5% से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, या अगर 12.5 एमवीए कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर रहा तो इसका परसेंटेज इंपीडेंस 10% से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग डिजाइनिंग लेके चलते हैं। उसके बाद क्या है, utmost care is taken prior to installation, drying out process and testing procedure is carried out at manufacturer premises। आगे चल के फाइनल सेमेस्टर में आपका एक पेपर होगा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो वहां टेस्टिंग और मेंटेनेंस प्रोसेस सारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स का आपको सिखाया जाएगा फाइनल सेमेस्टर में। ठीक है, तो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारा प्रोसेस होता है, इंस्टॉलेशन के पहले हमें करना पड़ता है और बहुत सारा प्रोसेस इंस्टॉलेशन के दौरान करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस हमें रनिंग कंडीशन में करना पड़ता है सो दैट कि आपके मशीन सुचारू रूप से काम कर सके, आपका सारा इक्विपमेंट्स ढंग से ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए हम लोग इंस्टॉलेशन से पहले, ठीक है, ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन से पहले यानी प्रायर टू इंस्टॉलेशन हम लोग क्या करते हैं, तो एक प्रोसेस आपको आगे चल के बताएंगे, वो ड्राइंग आउट प्रोसेस होता है। ड्राइंग आउट सुखाने का एक तरह से प्रोसेस होता है, उसको ड्राई किया जाता है वाइंडिंग्स को कि जरा भी मॉइस्चर न रहे। क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का जो काम है, क्या काम होता है आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का? कंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर में बता चुके हैं, क्या काम होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का? कूलिंग और इंसुलेशन के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल को हम लोग दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। पहला इंसुलेशन पर्पस, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करे। कहां से कहां? तो दो वाइंडिंग के बीच में प्रोवाइड करे और वाइंडिंग से उस ट्रांसफार्मर के टैंक के बॉडी के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करे, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है कि जब ऑपरेशन में रहेगा ट्रांसफार्मर तो जाहिर है इसमें हीटिंग होगी। ठीक है, I2R लॉसेस की वजह से हीटिंग हो रही है, मैग्नेटिक लॉसेस की वजह से हीटिंग हो रही है, तो इसका वाइंडिंग भी हीटेड अप हो रहा है, इसका कोर भी हीटेड अप हो रहा है। जाहिर है उस हीट को डिसिपेट करना होगा, नहीं तो हीट बढ़ते बढ़ते अपने लिमिट तक जब पहुंच जाएगा तो इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा और भी बहुत तरह के फॉल्ट हो सकते हैं। तो इस हीट को डिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, इस हीट को कूलिंग का अरेंजमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर ऑयल के वजह से हम लोग हीट डिसिपेशन भी करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि मान लो वाइंडिंग में हीट जनरेट हुआ, वाइंडिंग में हीट जनरेट हुआ तो इस कोर को हमने टैंक के अंदर रखा। इस टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल है सब तरफ, इस टैंक के अंदर सब तरफ ट्रांसफार्मर ऑयल है। तो नतीजा होता है कि वाइंडिंग में जो हीट जनरेट हुआ तो वाइंडिंग के सराउंडिंग में जो ट्रांसफार्मर ऑयल का मॉलिक्यूल्स है वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा और जाहिर है मॉलिक्यूल ने हीट को एब्सॉर्ब कर लिया तो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी में बदलाव आएगा और वो मॉलिक्यूल्स हीट होके ऊपर चला जाएगा और इस खाली जगह को भरने के लिए कोल्डर मॉलिक्यूल्स इस जगह पे आ जाएगा। ये ऊपर चला गया और ये क्या होता है, पाइपलाइन से होते हुए आपके रेडिएटर्स में चला गया, पाइपलाइन से होते हुए आपके रेडिएटर्स में चला गया। रेडिएटर्स में सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया है, नतीजा होता है एयर का कांटेक्ट यहाँ ज्यादा है, रेडिएटर्स के अंदर जो ऑयल मॉलिक्यूल्स है वो फिर से कूल होने लगा और नेचुरल सर्कुलेशन से कूल होके फिर यहाँ नीचे आ गया। और यहाँ क्या है, वाइंडिंग के नजदीक वाला मॉलिक्यूल बार-बार हीट हो रहा है, बार-बार हीट होके ऊपर जा रहा है नेचुरल सर्कुलेशन से और फिर रेडिएटर से होके कूल होके फिर यहाँ आ रहा है। तो नेचुरल सर्कुलेशन भी और बाद में आपको बताएंगे फोर्स्ड सर्कुलेशन भी, दोनों तरह का हम लोग यूज करते हैं। तो और भी बहुत सारा तरीका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग के पर्पस के लिए यानी हीट डिसिपेशन के पर्पस के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में क्या है, अब उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का जो काम है ना, तो पहला काम जो है आप देखिए, दूसरा काम है
आपका हीट डेसिपेशन, लेकिन पहला काम है इंसुलेशन प्रोवाइड करना। और इंसुलेशन में हम लोग चाहते हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को ऐसा डिजाइन करते हैं कि 40 केवी के आसपास, 40 केवी पर सेंटीमीटर पर इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है। यानी 1 सेंटीमीटर का कोई सैंपल लेंगे, मान लो 1 सेंटीमीटर का